गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, सुप्रभात। देखो 10वीं कक्षा के स्टूडेंट, मैंने आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक में से 3 लेसन तक पढ़ाया मैंने आपको, जैसे कि भारत में मापद देवी, रचना लक्ष्मी, संवादात्मक कहानी, वहारे हमदर्द यानी कि पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों ही, ये हास्य व्यंग्य निबंध जो है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। चौथा जो घटक है आज का यानी कि मन पूर्वक पठन, उसके बारे में मैं आज जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये चौथा घटक के बाद पांचवा, और उसके बाद अपनी यूनिट टेस्ट शुरू हो जाएगी। फिर 5 ही लेसन है उसमें, और ग्रामर का जो कुछ है वो मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। मतलब जैसे कि समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, जो भी कुछ होगा वो जो भी कुछ पाठ के नीचे दिया गया जो ग्रामर है उसके बारे में और जानकारी दूंगा अगले लेक्चर में। लेकिन आज जो है मन यानी कि पूरक पठन, ये विकास परिहार जी ने ये जो पद्य रचना लिखी है पूरक पठन की वजह से मन, वो जो है ये एक जापानी कविता है, उसको हाइकू कहा जाता है। हाइकू हाइकू मीन्स एक जापानी पद्य विधा, जैसे कि भारतीय पद्य विधा जैसे रहते हैं, कविता प्रकार जैसे रहते हैं, वैसे ही हाइकू ये जापान का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। हाइकू विश्व के सबसे छोटी कविता है। हाइकू मीन्स यानी कि विश्व की सबसे छोटी कविता है। उसमें जो है ना, तो अंतरा और मुकरा जो देखा जाए तो उसमें करीब 5-7 ऐसे कुल मिला के 17 वर्ग के ढांचे में लिखी जाती है। तो ये जो है ये जापानीज कविता हाइकू के नाम से जानी जाती है। काव्य विधा का ये जापानीज यानी कि हाइकू प्रकार है। जैसे आपने ये भारतीय साहित्य में जैसे कि विधा के जैसे अलग अलग प्रकार है, वैसे मतलब काव्य विधा है, निबंध, हास्य कहानी, हास्य व्यंग्य कहानी, ये जो है ये सब मतलब विधा के प्रकार है, साहित्य के प्रकार है। वैसे ही जापानीज साहित्य का हाइकू एक काव्य विधा का प्रकार है। वो हाइकू में से ये मन जो पद्य रचना है पूरक पठन के लिए, ये 10वीं स्टैंडर्ड में समाविष्ट की गई है। तो विकास परिहार जी के बारे में जानकारी, 1983 गुना में उत्तर प्रदेश के गुना जिले में, उत्तर प्रदेश के गुना तालुके में उनका जन्म हुआ, और उन्होंने बहुत सारी शासकीय सेवा भी की है उन्होंने। जैसे कि 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा दी उन्होंने। फिर पत्रकारिता में उतरे, और उसके बाद रेडियो से यानी कि रेडियो आकाशवाणी जो रेडियो स्टेशन जो रहते हैं उसमें भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। साहित्य में विशेष रुचि थी लेखक जी को, नाट्य गतिविधियाँ में भी वो जुड़े रहे हैं। ये जो हाइकू जो है पद्य संबंधी, यह जापानीज लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता जानी जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से प्रभावित किया है। 5वें दशक के बाद ये कविता जो विधा है साहित्य का हाइकू प्रकार, वो मतलब साहित्य में समाविष्ट किया गया। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अभी ये जो मन जो पूरक पठन है कवि पद्य रचना का हाइकू प्रकार, उसमें देखो सबसे पहले अंतरा और मुकरा। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? प्रश्न पूछा है कवि ने। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन? रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुए गए विषाद, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, प्यासी ही रही। देखो ये बहुत ही मतलब छोटी कविता है, यानी कि काव्य विधा का हाइकू प्रकार, जापानीज कविता प्रकार।
सबसे छोटा लेकिन अर्थ बहुत ही घना सा रहता है, उसमें बहुत ही बड़ा अर्थ उसमें समाविष्ट किया जाता है। कवि कहते हैं कि इस जीवन नैया में चलते चलते बहुत सारे संकट आपके सामने आएंगे। जीवन नैया पार करते समय बहुत सारे संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से संकट आएंगे और उससे कैसे तैर के चले जाना है, जीवन नैया कैसे संभालना है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। सबसे पहले जो मुखड़ा दिया गया है उसमें सुनो, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। ये जग में जो है जैसे कि घना अंधेरा फैला हुआ है तो वे मतलब तेज रूपी एक प्रकाश चमक रहा है, यानी कि जो भी कुछ पृथ्वी पे ये घने बादल आकर घना अंधेरा छा गया है, रात जैसी घने अंधेरे से छा गई है, लेकिन उसमें जुगनू जैसे चमकने वाला चमकता प्रकाश, ये प्रकाश क्या, ये मतलब आदमी को आगे चले जाने के लिए जो चमकता प्रकाश यानी कि जो राह है, चले जाने का जो पथ है उसके बारे में चमकता हुआ छोटा सा प्रकाश और अधिक है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कभी कहते हैं कि करते रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। ये जीवन जो है समाज परिवर्तन के लिए लगाना चाहिए। जीवन जो है अपना जीवन कर्म के लिए यानी कि कष्ट करने के लिए जीवन दिया गया है। पाने की यानी कि मतलब किसी भी फल की अपेक्षा मत करो आप। जीवन नैया मंझधार में बोले, ये जीवन नैया जो है मतलब जो भी आदमी आया है, जन्म जो आदमी ने लिया है वो तो एक दिन चले जाने वाला है। यहाँ जो भी कुछ जन्मा वो एक दिन गुजर जाने वाला है, वो एक दिन चले जाने वाला है। क्या कोई बचे है क्या? आज तक नहीं। इस दुनिया में, इस संसार में ये जो जीवन नैया है मंझधार में डोले। मंझधार यानी कि जो बहता हुआ जो प्रवाह रहता है, नदी का जो प्रवाह रहता है उसके बीचों बीच खड़े रहेंगे। बहती हुई नदिया के बीचों बीच जब आप खड़े रहेंगे, ना इधर ना उधर, कौन सी भी साइड पे यानी कौन सी भी तट पे आप नहीं चले जाएंगे। ऐसा जो जीवन है, जीवन में हमेशा सुख दुख आते रहेंगे। ये जीवन नैया जो है कब डूबी जाएगी पता नहीं चलेगा। तो जैसे कि ऐसा समझो, ये जीवन जो है नदिया के बीचों बीच चले जाने वाला जो राह है, पथ जो है उसकी तरीके से है। मतलब यहाँ भी चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा। कौन से भी तट पे चले जाएंगे तो बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको आखिरी मंजिल तक चले जाना है तो कुछ ना कुछ राह दिखनी बहुत जरूरी है। अच्छे कर्मों करना बहुत जरूरी है, फल की अपेक्षा छोड़ना बहुत जरूरी है। ये जीवन जो है मतलब नश्वर है, कब ना कब नष्ट होने वाला है। जो जिसको जन्म मिला उसको मतलब मृत्यु भी तय की गई है। तो इसीलिए जीवन में आए हैं तो सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी राह पर चलने चाहिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये कवि ने बताया है। जीवन नैया मंझधार में डोले। मंझधार यानी कि नदी का जो प्रवाह रहता है पानी का, उसके बीचों बीच जब खड़े जो रहेंगे उसको मंझधार बोलते हैं। जैसे कि जीवन नैया, ये जो नैया है, नाव जिसको कहते हैं, बोट, ये मतलब कब मतलब जो जोर की हवा का झरोका आएगा और मतलब डूब जाएगी, ये कोई भी नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब आदमी का हर एक सजीव जीव का कब चले जाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई विश्वास नहीं। तो इसीलिए जीवन नैया मंझधार में डोले, संभाले कौन उसको? कौन संभालने वाला है? संभालने वाला ऊपर बैठा है भगवान के रूप से। तो मतलब उन्होंने जन्म दिया तो अच्छे कर्म करने चाहिए, ये कवि ने बताया है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यानी कि वो जो मराठी में फाल्गुन, फागुन का जो महीना रहता है, रंग बिरंगी बसंत चलता है वहाँ पे। तो रंग बिरंगी फूलों फलों से ये धरती जो है सजती है और वहाँ पे मतलब होली त्योहार जो भी कुछ है वही महीने में आते हैं। तो उस रंग बिरंगे संग लेकर फागुन का महीना आया, फाल्गुन का महीना आया, तो उस महीने में जो जीवन जो है प्रफुल्लित होता है। जैसी धरती प्रफुल्लित होती है, सजी धरती से फूल फलों से धरती भरी भरी सी रहती है, वैसा ही जीवन जो है अपना फूल फलों से भरा हुआ है। लेकिन उसका प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए? कर्म में लगना चाहिए, ये कवि ने बताया है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखो ये गुलाब का फूल देखो या कांटों का कौन सा भी फूल देखो, ये कांटों के बीच में जो फूल रहता है, कांटों के बीच में भी रहता हुआ जो फूल है वो ही मतलब सुगंध फैलाता है। वैसे ही अपना जीवन जो है, आदमी का जीवन जो है, तो जीवन एक कांटों सा भरा है, कांटों जैसे भरा जीवन है,
लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, तो मतलब वो कांटा भी प्रेरणा देने वाला जीवन बना सकता है। जो गुलाब का जो फूल रहता है तो कभी कहते हैं कि ये जो जीवन नैया है अंधकार में डोलने वाली जीवन नैया है, कब का मतलब कौन कब चले जाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं। रंग बिरंगे फूल फल लेकर वो बसंत आया है तो वो भी मतलब चला जाएगा। जो सूरज जो है, सूरज जब पूरब से निकलता है तो पश्चिम से उसका मतलब सनसेट और सनराइज और सनसेट होता ही है। ये तो हर रोज का है। वैसे ही आदमी के जीवन में जो आदमी आया है, जन्म लिया है उन्होंने, उसको भगवान ने जब जन्म दिया है तो मतलब चले जाने वाला ही है। तो मतलब आप क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ये जो फागुन जो है यानी कि रंग बिरंगे जो फागुन है वो भी चला जाएगा, फिर दूसरे नेक्स्ट ईयर में फिर आएगा। कांटों के बीच जो फूल रहता है, कांटों का भी ये उदाहरण दिया उन्होंने। गुलाब का फूल जैसे कांटों के बीच में रहता है, लेकिन वो कैसे रहता है, कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए आदमी ने उससे कि इतने कांटों के, यानी कि मतलब जो संकट है, ऐसा समझो कि आदमी के आसपास में पूरे सारे संकट है, तो संकट के सामना करते समय, ये संकटों का सामना करते करते आदमी ने आगे बढ़ते जाने के लिए गुलाबों की प्रेरणा लेनी चाहिए। कांटों के बीच जो रहने वाले जो फूल है वो भी प्रेरणा देते हैं, उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर, बीच में हर एक आदमी के बीच में यानी कि अपने अंतर्यामी में जो भी कुछ संकट है, जो भी कुछ दुख है, उसको बाहर नहीं आने देने का। मुझे ऐसा होता है, मैं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मतलब ये जो भी कुछ है ये आदमी ने आती है, जो भीतरी जो कुंठा है वो आंखों के द्वार पे नहीं आने देना। आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देना। जो भी कुछ दुख है, कितना ही गहरा दुख हो, वो आदमी ने सहन करना चाहिए। दुख के पीछे सुख आता है, ऐसी कहावत है। खारे जल से धुल गई विशाल मन पावन। खारे जल यानी कि आंखों में से जो जल आता है, अश्रु आते हैं, आंसू आते हैं, वो मतलब जो भी कुछ अपना जो दुख है वो हमेशा रुलाते रहना, हमेशा बताते रहना, दुखड़ा रोना जिसको कहा जाता है, वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुख बांट नहीं ले सकते। खुद का जो भी कुछ है खुद को ही मतलब निभाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, ऐसे कभी होता है कि अगर देखो मतलब अपने आंखों में आंसू आ गए तो अपना दुख कम हो जाए, ऐसा कभी होता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, यही अपेक्षा है। मृत्यु को जीना, जीवन विष पीना है जिजीविषा, मतलब जीते जी जो भी कुछ करना है अच्छे कर्म करते रहो। मृत्यु के मतलब मृत्यु को जीत तो नहीं सकते आप, लेकिन जो भी कुछ है वो सब कुछ आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मन की पीड़ा छाई मन बादल बरसी आंखें, मन में जो पीड़ा है वो कितनी बड़ी, बादल जैसी बड़ी है। मन की पीड़ा छाई मन बादल बरसी आंखें, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी के आसपास में सब बहुत सारे दुख संकट है। ये राह पे अपनी राह पे चलते चलते बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा। गहरे संकट है, बादल जैसे गहरे संकट है, लेकिन उसके आगे कुछ ना कुछ मिलेगा आदमी को। तो आंखें बरसनी नहीं चाहिए, यानी कि आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, दुख रोना नहीं चाहिए। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, ये देखो रेल का उदाहरण दिया है उन्होंने। दोनों पटरियां रहती है रेल की, 5 फुट का अंतर रहता है बीच में, तो दोनों पटरियां है एक दूसरे से बिल्कुल अलग साथ में रहती है, मतलब दोनों ही साथ में पैरेलल रहती है दोनों ही, लेकिन एक दूसरे से कभी बातें करते हुए, मतलब कल्पना की है कभी नहीं, इमेजिन किया है कि दोनों पटरियां रहती एक साथ, लेकिन फिर भी मौन। उसके ऊपर कितनी रेल चली गई होगी, कितने उन्होंने दुर्घटनाएं देखी होगी, तो भी मौन रखते हैं वो कुछ कहते हैं क्या, एक दूसरे से कुछ बताते हैं क्या? मतलब आदमी ने भी अपना दुखड़ा रोना नहीं चाहिए। किसी को अपना दुख बताते समय कुछ दुख कम हो जाता है क्या? नहीं हो सकता है। तो चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। ये जो सितारे जो है बादलों की ओट में छुप गए तो आकाश को कुछ कीमत है क्या? आकाश को कीमत है? सूरज चांद सूरज नहीं रहे, सितारे नहीं रहे तो आकाश क्या है? आकाश को कोई देखेगा ही नहीं, और कोई मतलब क्या कीमत नहीं, क्या कोई मूल्य है क्या उसको? कुछ भी नहीं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश, आकाश सुना रह जाएगा। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तो वही राह पे चलते चलते आदमी ने क्या अपने गुनगुनाते हो, जो भी कुछ मधुर सा जो गीत हो वो गुनगुनाते रहना चाहिए। अपनी जीवन नैया जो है पार करनी चाहिए। सागर में भी रहकर मछली ऐसी ही रही। देखो ये हर एक आदमी का, ये जो समाज में जो
जो भी कुछ आदमी जन्मा है उसका हर एक का स्वभाव है, मतलब हमेशा आखिरी दम तक आदमी क्या करता है, भाग दौड़ करता है, बहुत ही भाग दौड़ करता है, और ये अपनी जिंदगानी जो है प्यासी ही रह जाती है। आदमी की प्यास कभी नहीं बुझती। कौन सी? ये मतलब जीने की जो प्यास है, सब हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, हमें पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, ये जो प्यास है आदमी की आखिरी दौर तक नहीं बुझ सकती है। तो इसीलिए सागर में जो मछली रही वो भी प्यासी रही। सागर में मछली जो रही, मतलब मछली का उदाहरण दिया लास्ट में कवि ने कि सागर में मछली रहते हुए भी प्यासी तड़प तड़प कर मर गई। ये ऐसा जीवन है आदमी का। तो इसीलिए ये जो जीवन है, जीवन में जीते समय बहुत सारे एग्जाम्पल दिए उन्होंने, उदाहरण दिए हैं, और उदाहरणों के साथ ये जो मन कविता है, हाइकू जापानीज कविता है, छोटी कविता है, बहुत छोटी कविता, लेकिन उसमें जो अर्थ है, उसका जो मतलब अर्थ है वो बहुत गहरा है, बहुत ही बड़ा अर्थ दिया है उन्होंने। और ये जो कविता है यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। उसके जो भी कुछ एक्सरसाइज है वो मतलब आपको लिखने का है और अच्छी तरीके से सॉल्व करके नोटबुक में लिख कर